हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम करेंगे ईथर एंड एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव्स क्यों कहा उसी से मैं बताऊंगा। पहले करते हैं ईथर। फंक्शनल ग्रुप है यहां पर ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन आप देख रहे हैं, जिसकी दोनों वैलेंसी कम है। जर्नल फार्मूला ROR, बिल्कुल कीटोन और सेकेंडरी अमीन की तरह है, बल्कि सेकेंडरी अमीन बेटर रहेगा। कीटोन में तो फिर भी एक बीच में कार्बन है, तो यहां पर सेकेंडरी अमीन से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। नेमिंग भी लगभग वैसी ही है। तो यहां पर ROR, R में भी सेम, लाइक दोनों मिथाइल हों, या R में भी डिफरेंट, अलग अलग भी हो सकते हैं। एक मिथाइल हो, एक इथाइल हो, प्रोपाइल हो, ब्यूटाइल हो, कुछ भी हो। नेमिंग करते हैं इसको। आप पहले ऐसे लिख लीजिए, तो N अगर हम दोनों में एक रखें तो क्या आ जाएगा, दोनों में ही मिथाइल आ जाएगा। तो बड़ा इजी नेम है, कॉमन नेम्स में सेकेंडरी अमीन की तरह। एक मिथाइल, दो मिथाइल, कितने मिथाइल हो गए, कितने मिथाइल हो गए, दो। डाई मिथाइल ईथर। दे आर नेम्ड एज, इनका नाम रखा जाता है डाई एल्काइल ईथर और एल्काइल एल्काइल ईथर। एल्काइल एल्काइल ईथर कब, जब दोनों अलग अलग हों। कैसे, एक एक रखें, एक दो रखें, तो क्या हो जाएगा CH3O C2H5। अब ये मिथाइल है और ये इथाइल है, तो कैसे करें, सिंपल मैं बताता हूं। इथाइल की स्पेलिंग E से शुरू होती है, मिथाइल की स्पेलिंग M से शुरू होती है। E और M में अल्फाबेटिकली अगर आप चेक करेंगे, E और M में E पहले आता है। तो पहले आएगा इथाइल, मिथाइल, ईथर। इधर कैसे है IUPAC में, दे आर नेम्ड एज एल्कोक्सी एल्केन। क्या मतलब, ये देखिए कार्बन की जो चेन है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो इंटरप्टेड है, बीच में ऑक्सीजन आ गया। तो इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है। तो हम दो कार्बन से नाम नहीं निकाल सकते, क्योंकि कार्बन चेन कॉन्टिन्यूअस होती दो की, तो हम फिर इथेन से नाम निकालते हैं। तो ये चेन इंटरप्टेड है, समझना इस बात को। कोई बात इस बात को क्लियर नहीं करेगा, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो यहां पर ये चेन एक कार्बन की, ये चेन दोनों बराबर है, तो ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं छोटे वाली के साथ, और वो बन जाता है एल्कोक्सी। मिथाइल है तो मिथॉक्सी, इथाइल है तो इथॉक्सी, प्रोपाइल है तो प्रोपॉक्सी। लेकिन यहां दोनों ही एक जैसे हैं, तो क्या हो जाएगा मिथॉक्सी। M बड़ा कीजिए, पहला बड़ा होता है हमेशा, पहला अल्फाबेट। मिथॉक्सी मीथेन, क्योंकि ये आपने इसके साथ जोड़ दिया मान लीजिए, तो ये मिथॉक्सी हो गया। क्या बचा, एक कार्बन, कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन क्या है, मीथेन, तो मिथॉक्सी मीथेन। इसमें देखिए आप, अब इसको हम ऑक्सीजन को जोड़ेंगे छोटे वाले के साथ। ये तो दो कार्बन की चेन है, समझने के लिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक ही चीज है, तो यहां पर दो कार्बन की चेन है, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, नाम क्या होगा, मिथॉक्सी इथेन। आप देखेंगे मैं बार बार ओम गुरुवन में ऊपर लिखता हूं। जो भी आपका इष्ट देव है, जिसकी भी आपको श्रद्धा है आपके मन में, उनकी वंदना करके ही काम स्टार्ट करना चाहिए। जो गुरु हैं, गुरुजन हैं, उनके तो चरणों में हमेशा नतमस्तक ही रहना चाहिए। क्योंकि मैं भी जो आपको दे रहा हूँ, मुझे भी ये किसी न किसी गुरु से मिला है, बल्कि कई गुरुओं से मिला। तो उन सब गुरुओं को प्रणाम करते हुए मैं हमेशा स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास अपना कुछ नहीं है, जो भी है
गुरुओं की देन है, इसलिए उनको प्रणाम करते हुए स्टार्ट करता हूँ। जो भी आपको दे रहा हूँ उन्हीं की देन है। इसके बाद एसिड डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव के माने क्या होते हैं? जिससे ड्राइव किया जाए। एसिड से क्योंकि हम ड्राइव करेंगे, इन सबको 4 हैं ये, दे आर 4 टाइप्स, तो इसलिए इनका नाम पड़ा एसिड डेरिवेटिव। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। एसिड से हमने इनको ड्राइव किया। जैसे पहला है एस्टर। कोई भी एक एसिड समझ लीजिए आप, एस्ट्रिक एसिड ले लीजिए समझने के लिए। तो एस्ट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर आप जानते हैं, ये होता है। तो इसका H हटाकर हमने क्या लगा दिया एस्टर में? कोई भी अल्काइल ग्रुप। इवन मेटल भी लगा सकते हैं, से सोडियम, पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम मिलेंगे आपको रिएक्शंस में। तो ये R अल्काइल ग्रुप, मे बी मिथाइल, मे बी इथाइल, मे बी प्रोपाइल एंड सो ऑन। यहां पर से यहां पर H हटाकर हमने क्या लगा दिया? R या सम मेटल। तो ये क्या कहलाता है? एस्टर, क्योंकि एसिड से निकला, इसलिए किस कैटेगरी में आएगा? एसिड डेरिवेटिव में। इसके बाद आपका आता है एमाइड। अब इनका नेमिंग का भी बताऊंगा। एमाइड में ये OH है, यहां पर OH हटाकर हमने क्या लगा दिया? NH2, अमाइन। दिस इज एमाइड। तो यहां पर क्या हो जाएगा? तो क्योंकि ये भी एसिड से निकला, इसलिए ये भी एसिड डेरिवेटिव में आएगा। जिससे ड्राइव, एसिड डेरिवेटिव, एसिड से निकला। वी आर द डेरिवेटिव ऑफ आवर पेरेंट्स, हम अपने पेरेंट्स से निकले, तो वी आर द डेरिवेटिव ऑफ आवर पेरेंट्स। तो ऐसे ये एसिड से निकला, एसिड इनका पेरेंट है, एसिड से निकला, एसिड इनका माई बाप है, एसिड से निकले, इसलिए इनको नाम दिया एसिड डेरिवेटिव। अब आप समझ गए होंगे। तीसरा है इसी कैटेगरी में एसिड हैलाइड्स। हैलाइड मीन्स हेलोजन, मे बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप जानते हैं 4 हेलोजन है हमारे पास। एस्टेटिन हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि वो रेडियोएक्टिव है। तो यहां पर एसिड हैलाइड में क्या होगा? एस्टिक एसिड हमने लिया था, तो यहां पर हमने OH हटाकर क्या लगा दिया? कोई हेलोजन, मे बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। X इक्वलेंट टू, शॉर्ट में हम ऐसे लिख देते हैं, मे बी Cl, मे बी Br, मे बी I, मे बी F। चौथा है एसिड एनहाइड्राइड, यानी एसिड के अगर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है तो 2 मॉलिक्यूल लेकर उसका पानी निकाल दीजिए। जैसे ये एस्टिक एसिड है, यही ले लेते हैं, मैं आपको एक टिप बताता हूं। वैसे टिप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन शुरू करेंगे तब उनसे पहले बताऊंगा, लेकिन अभी एक टिप बता देता हूं। और टिप क्या होती है, समझते हैं आप टिप क्या होती है? स्मरणीय बातें, याद रखने योग्य है। इनके ये एक तरह से मास्टर की होती है। मास्टर की क्या होती है? एक ऐसी चाबी जो बहुत सारे तालों को खोल देती है। तो ये मास्टर की है जो टिप्स मैं आपको बताऊंगा। एक एक टिप के ऊपर 30-30, 40-40 रिएक्शन सॉल्व हो जाएंगी। आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, आपके समझ में आएंगे। अब टिप अभी बता रहा हूं जो अभी काम की है, बाकी ये कई टिप्स हैं। एक एक टिप के ऊपर आप देखें 30-30, 40-40, 50-50 रिएक्शन हो जाएंगे। तो सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम 10-12 रिएक्शन बचेंगी जो इन टिप्स पे आधारित नहीं होंगी, शायद इतने भी नहीं बचेंगी। बाकी सब टिप्स पे आधारित होंगी जो मैं आपको टिप्स बताऊंगा। तो वो चैप्टर जब हम शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से शुरू करेंगे उनके रिएक्शंस, तो वहाँ पर उनसे पहले टिप बताऊंगा। वैसे तो कोशिश करूंगा कि हर चैप्टर से पहले आपको वो टिप रिमाइंड कराऊं, याद दिलाऊं, क्योंकि उन टिप्स को दिमाग में बैठते ही, उन टिप्स का दिमाग में बैठते ही आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल ईजी हो जाएगी।
आप फिर कभी नहीं कहेंगे कि ये रट्टा है, ये तो बस दिमाग में बिठा लो, बल्कि जो कहेंगे आप उनको ही मना करेंगे, नो डोंट से लाइक दैट। तो देखिए पहली टिप क्या है, H पॉजिटिव के सामने क्या आ जाए, OH नेगेटिव, और एटॉमिक हाइड्रोजन या मॉलिक्यूल के सामने क्या आ जाए, एटॉमिक ऑक्सीजन या O2, क्या बनेगा हमेशा, वाटर। HOH मिलकर वाटर बनाएंगे, H ये भी मिलकर वाटर बनाएंगे, ये भी मिलकर वाटर बनाएंगे, कुछ भी आ जाए इनमें इस तरीके से, ये आपने याद रखना। अब यहां पर देखिए आप, H के सामने क्या है, OH। आप कहें सर नीचे वाला H ले लो, ऊपर वाला OH ले लो, तो क्या निकल गया, वाटर। समझना बड़ा आसान है, क्या बचा, बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह, CH3CO और ये ऑक्सीजन, जिसके ऊपर से एक H चला गया, यानी एक वैलेंसी कम है उसकी। इधर CH3CO, इस कार्बन के ऊपर से भी क्या चला गया, OH, यानी एक वैलेंसी इसकी कम है। और जिनकी वैलेंसी कम होती हैं वो चीजें अनस्टेबल होती हैं। स्टेबल होने के लिए ये जरूरी है कि वैलेंसी कंप्लीट हो सकती है। तो फिर क्या तरीका है, इसकी भी एक वैलेंसी कम, इसकी भी एक वैलेंसी कम, ये भी दुखी, ये भी दुखी, तो फिर कैसे हो सुखी, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लें। उसकी भी वैलेंसी कम थी, इसकी भी कम थी, दोनों दुखी, तो फिर कैसे हो सुखी, ये आपस में बॉन्ड बना लें। तो इस तरीके से आप देखिए पानी बाहर निकल गया, और जब पानी बाहर निकल जाता है, किसी भी चीज का पानी बाहर निकल जाता है, उसको कहते हैं एनहाइड्राइड। आपका नाम मान लीजिए मोहन है, मोहन का पानी बाहर निकाल दिया, तो जो बचा वो क्या होगा, मोहन एनहाइड्राइड। ऐसे एसिटिक एसिड का पानी हमने बाहर निकाल दिया, तो इसका नाम क्या हो गया, एसिटिक एनहाइड्राइड। जिसमें पानी डाला जाता है उसको कहते हैं हाइड्रस, जैसे कॉपर सल्फेट 5H2O, आपने बहुत सुना है, ये हाइड्रस कॉपर सल्फेट है। और पानी बाहर निकाल दें, दिस इज एनहाइड्राइड कॉपर सल्फेट एनहाइड्राइड, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट वी कॉल इट। तो आइए इनकी नेमिंग करते हैं। एसिड डेरिवेटिव्स में पहले क्या था, एस्टर। फंक्शनल ग्रुप क्या था, यहां आर की बजाय मेटल भी आ सकता है, इसको जनरल फार्मूला कह देते हैं। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो यहां पर अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, दोनों में वैल्यू 0 रख दें। देखिए क्या बचेगा, HCO, यहां भी आपने 0 रख दी, तो यहां भी H बचा। तो ये तो एस्टर बना ही नहीं, ये तो एसिड बन गया, इसलिए इसकी वैल्यू आपको 1 रखनी ही पड़ेगी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, CH3। शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं किताबें, एक ही बात है। तो रूल क्या है, कॉमन नेम्स में 1/8 एक ऑफ एसिड, कॉरस्पॉन्डिंग एसिड, और जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको आगे लगाएंगे, पुटिंग दिस सब्स्टिट्यूएंट, इसको सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। तो क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल एसिड। कौन सा है ये, एक कार्बन वाला, याद कीजिए एक कार्बन वाला फॉर्मिक एसिड था कॉमन सिस्टम में, एक हटाकर 8, मिथाइल फॉर्मेट। मान लीजिए यहां पर सोडियम होता तो क्या नाम हो जाता, सोडियम फॉर्मेट। और यहां पर क्या नाम होगा, यहां पर भी एक हटाकर कॉरस्पॉन्डिंग एसिड का 1/8, किसका, एक एसिड का।
अब एसिड, एक कार्बन वाले का एसिड का नाम क्या था? मिथेनोइक एसिड। आईयूपीएसी सिस्टम में एसिड के नाम एक बार आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। मिथेनोइक, देखिए सब्स्टिट्यूएंट को आगे लगा लीजिए, सोडियम मिथेनोइक एसिड, ई कटाकर 8, सोडियम मिथेनोएट, मिथाइल है तो मिथाइल मिथेनोएट, इथाइल है तो इथाइल मिथेनोएट एंड सो ऑन। अब n की वैल्यू मान लीजिए हम इसमें 1 रख देते हैं और इधर 2 रख देते हैं, तो क्या होगा? क्या मिलेगा आपको? 1 रखिए C2H5, COO C2H5। अब क्या नाम होगा? अब आप कहेंगे सर हम चेन ये क्यों नहीं लेते, चेन ये क्यों ले रहे हैं? तो याद रखना बेटा, इसमें एस्टर में जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यानी जो CO ग्रुप है, वो वाली चेन हमने काउंट करनी है। और चेन में ऐसा नहीं कह सकते हम 2 और एक 3 कार्बन की चेन, नहीं, बीच में ऑक्सीजन है, चेन इंटरप्ट हो गई। तो ये 2 चेन है यहां पर, ये 2 कार्बन की, ये भी 2 कार्बन की। मानो ये कार्बन पीछे 1 कार्बन की थी, तो भी हमने यही ली थी। तो जो C जिसके ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, वो वाली चेन लेनी, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। ये ध्यान रखना अपने एस्टर में। तो यहां पर ये 2 कार्बन, 2 कार्बन वाला कॉमन नेम क्या था? एसिटिक एसिड, याद कीजिए। पहले वाला फॉर्मिक एसिड, दूसरा एस्टिक एसिड, तीसरा प्रोपियोनिक एसिड, चौथा ब्यूटारिक एसिड, जिसमें 4 कार्बन थे टोटल। तो इस तरीके से आपको यहां पर नाम किससे निकलेगा? एसिटिक एसिड से। तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, क्या है? इथाइल एसिटिक, ई कटाकर 8, इथाइल एसिटेट। मेटल होता तो उस मेटल का नाम, जैसे अभी पीछे लिखा था आपने, सोडियम फॉर्मेट। और यहां पर एक कटाकर 8, आईयूपीएसी याद कीजिए, इथेनोइक एसिड, इथेन से निकला था, इथेनोइक एसिड। सब्स्टिट्यूएंट पहले इथाइल इथेनोइक, ई कटा दीजिए, क्या लग जाएगा साथ में? 8, इथाइल इथेनोएट, और इधर इथाइल एसिटेट, इथाइल इथेनोएट। तो ये थोड़ा सा अलग सिस्टम है, लेकिन एक दो बार अच्छी तरह आप सुनेंगे वीडियो को, बुक में थोड़ा देखेंगे आप एक दो बार अच्छी तरह, तो क्लियर हो जाएगा, ऐसी कोई खास बात नहीं है। एसिड हैलाइड में X, मैंने बताया था X इज नथिंग बट मे बी फ्लोरीन, मे बी क्लोरीन, मे बी ब्रोमीन, मे बी आयोडीन, RX। चलो X को हम मान लीजिए, एक बार X को मान लीजिए हम Cl रख लेते हैं, और N की वैल्यू यहां पर हम 0 रखते हैं। X को हम रख लेते हैं, Cl रख लेते हैं, तो N की वैल्यू 0 रखिए, क्या आएगा? ये CN H2N+1 है, तो H बचेगा, HCOCl, ऐसे भी लिख देते हैं, किताबें में ऐसे लिखा मिलेगा। लेकिन स्ट्रक्चर अगर आप स्ट्रक्चरली लिखेंगे, बॉन्डिंग के हिसाब से लिखेंगे, तो फिर ये होगा। तो रूल क्या है? एक ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एसिड बाय वाइल हैलाइड। हैलाइड मतलब क्लोरीन है तो क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो यहां पर नाम क्या हो जाएगा? एक कार्बन वाले का अभी मैंने बताया नाम क्या था? फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक, ई कटाकर ऑयल क्लोराइड, फॉर्माइल क्लोराइड, फॉर्माइल क्लोराइड। ऐसे वहां पर आईयूपीएसी में एक बाई वही वाइल हैलाइड, तो क्या नाम हो जाएगा? एक कार्बन मिथेनोइक एसिड, एक हटा दीजिए, मिथेनोइल हैलाइड है तो क्या हो जाएगा?
क्लोरीन का क्लोराइड, मिथनॉल क्लोराइड। ऐसे ही 2 कार्बन वाले में n के वैल्यू 1 रखें, x मान लीजिए आप ब्रोमीन रख लें, तो ये क्या हो जाएगा CH3COBr। तो यहां पर एसिटिक एसिड ई कटाकर वाइल एसिटाइल ब्रोमाइड, वहां पर इथेनोइक एसिड इथेनोइल ब्रोमाइड। उसके बाद आपका आता है एमाइड्स। कॉमनली हम एमाइड लिखते हैं, लेकिन कुछ किताबें एसिड एमाइड भी लिख देती हैं, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। OH हटाकर NH2, यानी जो फार्मूला क्या हो गया CnH2n+1 CONH2। डॉट भी लगा सकते हैं, बॉन्ड भी लगा सकते हैं, दोनों चलते हैं। प्लस मत लगाना, प्लस लगाओ तो मीन्स दोनों चीजें अलग अलग हो गई, डॉट लगाना पड़ेगा। तो क्या बचेगा HCONH2, n की वैल्यू 1 रख दें, CH3CONH2। कॉमन सिस्टम में एक बाई एमाइड, एक हटाकर एमाइड, फॉर्मामाइड। ऐसे यहां पर एसिटिक एसिड, एक हटाकर एमाइड, एसिटामाइड। यहां पर भी वही पुराने वाला सिस्टम नहीं चलेगा जो आपका एस्टर में आपने देखा, एक हटाकर 8 लगाया था। एसिड हैलाइड्स में देखा आपने, यहां पर एल्केन से नाम निकालते हैं, ई रिप्लेस्ड बाय एमाइड, IUPAC में E of the corresponding alkane is replaced by amide। तो एक कार्बन है, corresponding alkane क्या हुआ मीथेन, E हटा दीजिए, E मिथनामाइड। ऐसे इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन से निकलेगा इथेन एमाइड। ये रूल अलग है एस्टर से और एसिड हैलाइड से। अब हम करते हैं एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड कैसे बनते हैं, मैंने अभी आपको समझाया था कि पानी निकाल दीजिए तो क्या जनरल फार्मूला हो जाएगा और फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, जनरल फार्मूला RCOOCOR। स्ट्रक्चरली समझें, बॉन्डिंग के हिसाब से समझे तो क्या होगा, ये RC डबल बॉन्ड OOR। ध्यान रखना इस बात का। तो एसिड का पानी निकाल दीजिए, फॉर्मिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल ले लो, क्या बचेगा, अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया था। तो आप कहेंगे सर 2 कार्बन है, नहीं, चेन इंटरप्ट हो गई, ये कार्बन अलग है, ये कार्बन अलग है, बीच में ऑक्सीजन आ गया, चेन इंटरप्ट हो गई, तो 1 कार्बन की चेन मानी जाएगी। तो 1 कार्बन वाले का नाम क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एनहाइड्राइड। उसी एसिड का नाम रख दीजिए जिस एसिड से निकला, फॉर्मिक एसिड हटाकर एनहाइड्राइड। यहां पर क्या नाम था, मिथनोइक एसिड, तो यहां पर क्या नाम हो जाएगा IUPAC में, मिथनोइक एनहाइड्राइड। ऐसे यहां पर ऐसे भी लिख देते हैं लोग, यूं भी लिख देते हैं, कभी आप घबरा जाएं ये क्या लिख दिया। बॉन्डिंग के हिसाब से ये शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं, तो आपने घबराना नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 2 कार्बन वाला है, आप कहीं साथ 4 कार्बन है, चेन इंटरप्ट हो गई, बीच में ऑक्सीजन है, कॉन्टिन्यूस चेन होनी चाहिए 4 की, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, बीच में ऑक्सीजन है, तो इसलिए 2 कार्बन वाला क्या था, एसिटिक एसिड। तो ये क्या हो जाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। वहां पर
इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड। अब हम शुरू करते हैं रूल्स फॉर नेमिंग ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैंने इसके लिए जो एग्जाम्पल लिए हैं बिल्कुल एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल लिए हैं। मैं टाइम बचाने के लिए ज़्यादा बार बार रिपीट नहीं कर पाऊंगा, तो आप वीडियो को बार बार देख करके वो कमी पूरी कर सकते हैं। तो पहला रूल क्या है, बहुत बार सुना होगा आपने, ऑलवेज चूज द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एंड विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स एंड सब्स्टिट्यूएंट्स। हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हो और वो कॉन्टिन्यूअस हो। कॉन्टिन्यूअस के माने क्या है, जैसे ये कार्बन चेन आपने, इसमें मैं एग्जांपल लिया है, ये जान करके मैंने थोड़ा सा मुश्किल एग्जांपल लिया है ताकि आपको काफ़ी पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। जैसे आपने ये चेन, हम सारी चेन पॉसिबिलिटी देखेंगे, ये चेन चूज करिए आपने, कॉन्टिन्यूअस मतलब आगे कार्बन मिलता रहे। ये आगे कार्बन मिल गया 2, ये मिल गया 3, ये 4, 5, 6, अब आगे कोई कार्बन नहीं है तो यही रुक जाइए। अब ये नहीं कि इधर शुरू कर दे 6, अब ये 7, 8, 9, ऐसे नहीं, कॉन्टिन्यूअस एक बार आगे तक जहां तक आपको कार्बन मिलते रहें चलते रहें, बस फिर रुक जाएं। तो यहां पर हम देखें हमने क्या है, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस लगातार होनी चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स उसके अंदर हो, ज्यादा कार्बन आइटम्स उसके अंदर आए और सब्स्टिट्यूएंट्स आए। अगर हम ये चेन लेते हैं तो ये देखिए ये 2 सब्स्टिट्यूएंट्स छूट जाता है। तो अगर हम ज्यादा टाइम ना लगाते हुए इस ET को खोल लें, ET क्या है, C2H5 इथाइल, इसको ऐसे लिख लें, अब देखिए चेन 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 की हो गई, 1 2 3 4 5 6, यहीं से क्यों शुरू करनी है, इधर से ले लें, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 की है, और 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 की है। तो फिर कौन सी 7 की लें, जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हो, तो ये चेन लेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए। ये भी हाइड्रोजन आप लगा सकते हैं, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स इसके अंदर आ गए। तो यहां से ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आपने कौन सी चेन लेनी है। और कभी भी सेकंड पोजीशन पर इथाइल अगर है, लाइक दिस इथाइल, तो इसको ओपन अप कर लें, फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। सेकंड, चूज द चेन विद फंक्शनल ग्रुप ऑल्दो मे बी ए स्मॉलर चेन, चाहे वो छोटी ही चेन क्यों ना लेनी पड़े आपको, लेकिन फंक्शनल ग्रुप चेन के अंदर होना चाहिए। जैसे ये देखिए, अगर हम ये चेन लेते हैं 1 2 3 4 5, तो ये फंक्शनल ग्रुप OH का अपना कोई कार्बन नहीं है, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप में जिस कार्बन से वो अटैच है उसको चेन में रखना है। जैसे CHO है, COH है, CN है, उनका अपना कार्बन है, फिर तो उसको चेन में रखना है। लेकिन OH है, NH2 है, हैलोजन है, इनका अपना कार्बन नहीं है, तो जिस कार्बन से अटैच है उसको चेन में रखना है। तो 1 2 3 4 5, अगर ये 5 की चेन हम लेते हैं, लॉन्गेस्ट ही है, यहां से लें 1 2 3 4, 1 2 3 4, सारी पॉसिबिलिटी देखें, तो इसके साथ अगर हम काउंट करते हैं तो 4 की चेन आती है। सीधी चेन लेते हैं तो 5 की, तो हम 5 की नहीं लेंगे, हम वो चेन लेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आता है, ये वाली, चाहे ये ले लें 1 2 3 4, चाहे इधर ले लें 1 2 3 4, फिर ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, 2 कार्बन मीन्स ये इथाइल है। तो ऐसे ही ये देखिए आप, अगर हम ये चेन लेते हैं, एक चेन ये है 1 2 3 4 5 6, लेकिन अगर ये चेन लेते हैं 6 की, तो ये कार्बन जिस पर डबल बॉन्ड है ये बाहर हो गया, नहीं, हमने, आप कहेंगे सर इस कार्बन पर तो डबल बॉन्ड है, ये चेन में आ गया, नहीं, दोनों कार्बन, डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन चेन में आने चाहिए। तो इसलिए आपको ये चेन लेनी पड़ेगी 1 2 3 4 5। अगर आप 1 2 3 4 5 6 ये चेन लेंगे तो ये कार्बन बाहर छूट जाता है जिस पर डबल बॉन्ड है, ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए इस रूल में क्या सीखा हमने, चूज द चेन विद फंक्शनल ग्रुप, चाहे वो छोटी क्यों ना हो। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रूल, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल। इसमें कई बातें मुझे आपको समझानी है। यहां पर आप देखिए, मैंने ये एग्जांपल लिया है, घबराए नहीं, एमी मतलब मिथाइल, मिथाइल, ET मतलब इथाइल। तो इसमें आपको ज़्यादा चेन मैंने सिखा दिया,
तो आप चेन आप चूज कर ही लेंगे। तो मैं पहले बता देता हूं, इसमें ये लॉन्गेस्ट चेन बैठेगी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स भी आ गए हैं। अब काउंटिंग आपने सीखनी है। पहला स्टेप होता है चूज द चेन, ये 2 रूल आ गए उसमें। तीसरा स्टेप होता है काउंटिंग किधर से करें। पहला स्टेप चूज द चेन, दूसरा स्टेप काउंटिंग किधर से करें, तीसरा स्टेप फिर नाम लिखने का। तो यहां पर पहला स्टेप आपने देख लिया, ये चेन है 6 की। काउंटिंग मैंने इधर से दिखाई है, इधर से भी दिखाई है नीचे ये, तो इधर से करें या इधर से करें। तो यहां पर आपका आता है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल, यानी जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उधर से काउंटिंग करें जिधर से उनकी पोजीशन का जो सेट है वो कम बैठे। उसका मैं आपको ट्रिक बताता हूं, उनकी पोजीशन का टोटल कर लें। ये ट्रिक बता रहा हूं आपको। टोटल करने के बाद जिधर से टोटल कम बैठता है उधर से करें। जैसे हम इधर से करें तो इनकी पोजीशन का टोटल क्या बैठेगा, ये एम ये 2 पर है, 2 + 2। आप कहें सर दोनों 2 पर हैं, दोनों मिथाइल हैं, एक बार लिख लो, नहीं, दोनों बार, दोनों को पोजीशन देनी है अलग अलग से। जब नाम लिखेंगे आपके समझ में आ जाएगा। तो 2 पर ये, 2 पर ये, 2 + 2। अब ये 3 पर ये मिथाइल, 3 पर इथाइल, 3 + 3, और 4 पर ये इथाइल। तो ये इनकी पोजीशन का टोटल क्या बैठेगा, 2 + 2 + 3 + 3 + 4 14, 4 3 7 3 10 और 4 14। अब इधर से नीचे से काउंटिंग करें तो ये देखिए, ये 3 पर है, ये 4 पर है, 3 4 4, ये 5 5, टोटल बैठेगा 21। तो टोटल किधर से कम बैठ रहा है, लेफ्ट साइड से, इसलिए ये काउंटिंग नहीं चलेगी, ये काउंटिंग नहीं चलेगी। किधर से करना पड़ेगा, इस साइड से। अब नाम कैसे लिखें, अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। 2 तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इथाइल और मिथाइल। अब इथाइल की स्पेलिंग ई से शुरू होती है, मिथाइल की स्पेलिंग एम से शुरू होती है, इसलिए इथाइल पहले आएगा अल्फाबेटिकली। तो 2 इथाइल है, डाई इथाइल। कौन से पोजीशन पर, एक इथाइल देखिए 4 पर है, दूसरा इथाइल ये रहा 3 पर है, 3,4 हाइफन डाई इथाइल। जैसे न्यूमरल अल्फाबेट के टच में आएगा, वर्ड के टच में आएगा, जो भी आप कहें, हाइफन आ जाएगा। 3,4 डाई इथाइल, फिर हाइफन। अब मिथाइल की बारी, 2 पर हैं, 2 2, रिपीट करनी पड़ेगी पोजीशन, 2 2, एक 2 से काम नहीं चलेगा, और बीच में कॉमा आएगा, 2 2, ये 3 पर 3, फिर हाइफन, ट्राई मिथाइल। ये सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। अब क्या बची, चेन। कितने की है, 6, हेक्सेन। तो इस तरीके से ये है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल। टाइम बचाने के लिए मैं आपको ज्यादा एग्जांपल नहीं दे सकता, इसी एग्जांपल की आप बगैर आंसर लिखे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इससे नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल को हरा देता है। ध्यान से सुनना, ये मैंने कंपाउंड लिया, हाइड्रोजन आप लगा सकते हैं 10 कार्बन का, ये लॉन्गेस्ट चेन है 10 कार्बन की, 7 पर इथाइल है, 8 पर मिथाइल है। तो क्या होगा, अगर हम लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल के हिसाब से चलें तो अगर हम इधर से काउंटिंग करते हैं तो क्या टोटल बैठेगा, 2 7 8, 2 7 8 17। और इधर से काउंटिंग करें, मैंने पहले कर दिया टाइम बचाने के लिए, 3 4 + 9 16 बैठेगा। तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल के हिसाब से 2 पर मिथाइल है, काउंटिंग इधर से होनी चाहिए। लेकिन इसमें देखिए आप, वो अपने एंड से 3rd पोजीशन पर है, ये अपने एंड से 2nd पोजीशन पर है, तो हम इधर से काउंटिंग करेंगे, इसलिए नाम पड़ा नियर द एंड रूल। यहां पर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल फेल हो जाएगा। तो जब भी आप इस तरह का कोई कंपाउंड आए, पहले हमेशा ये देखें नियर द एंड तो नहीं है कोई, तो ये लागू होगा। इस कंपाउंड में आप देखिए, अगर हम इधर से काउंट करें तो 3 + 4 7 बैठेगा, ऐसे इधर से भी काउंट करें तो 3 + 4 7 बैठेगा, यानी यहां पर आपका वो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल काम नहीं करेगा। तो फिर हमने किधर से काउंटिंग करनी है, जिधर से जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको कम नंबर मिले। जैसे यहाँ पर इथाइल है, मिथाइल है, इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आता है तो इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, और लिखेंगे भी पहले किसको, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो 3 इथाइल 4 मिथाइल, कितने की चेन है, 6 की हेक्सेन। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इन रूल्स का, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अगर मेन चेन में हो, कंपाउंड के अंदर जो प्रिंसिपल चेन है उसके साथ कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मींस जिसके अंदर अलग से ब्रांचिंग है,
तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हम साइड चेन भी कहते हैं। ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जिसके अंदर आगे से आगे फर्दर ब्रांचिंग है। तो यहां पर देखिए मैंने एग्जांपल लिया है, ये आपके सामने मैंने एनसीईआरटी जो आपकी बुक है उसी का एग्जांपल लिया समझने के लिए। कीप द साइड चेन। अब देखिए यहां पर दो साइड चेन है, ये चेन है आपकी, मान ये साइड चेन है और ये भी साइड चेन है। तो हमने इस चेन को रखा प्रिंसिपल चेन में, इसको बाहर रखा, क्यों? कीप द साइड चेन और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एक ही बात है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन विच इज हैविंग मोर सब्स्टिट्यूएंट्स। इसमें देखिए एक ही सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल और इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल। तो इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट्स है मिथाइल, इसमें एक है, तो इसलिए इसको हमने चेन में रखा और इसको बाहर छोड़ दिया। दूसरा, सेपरेट काउंटिंग इज डन ऑफ दिस साइड चेन। इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की सेपरेट काउंटिंग की जाएगी विद द लीस्ट नंबर टू द कार्बन एटम। कम से कम नंबर कौन से कार्बन एटम को देना है? अटैच्ड विद द प्रिंसिपल चेन। जैसे ये आपका साइड चेन है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसमें आपको सेपरेट काउंटिंग करनी है। अब लीस्ट नंबर किधर से देना है? ये कार्बन इस प्रिंसिपल चेन से अटैच है, ये वाला, तो इसको हमने लीस्ट नंबर देना है। यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। अब नाम कैसे रखें? जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम ब्रैकेट में रखा जाता है। कौन सी पोजीशन पर जुड़ा है? प्रिंसिपल चेन की 5वीं पोजीशन पर। तो 5 बाहर ब्रैकेट से। फिर देखिए इथाइल कहां से आया? इसकी 2 पोजीशन पर ये सब्स्टिट्यूएंट है, 2 इथाइल ब्यूटाइल, 4 है ना ब्यूटाइल, ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम पूरा। अब आगे ये देखिए मेंस चेन में ये 2 मिथाइल हैं एज सब्स्टिट्यूएंट, तो 3 दोनों 3 पर हैं, 3 3 डाइमिथाइल, 3 3 डाइमिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट्स खत्म, चेन कितने की? 10 की, डीकेन। अब आप पूछ सकते हैं कि सर ये डाइमिथाइल डी से शुरू होता है और ये ई इथाइल ई से शुरू होता है, तो ये पहले आना चाहिए। नहीं, इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स में इथाइल मिथाइल वगैरह में डाई ट्राई वगैरह कंसिडर नहीं होते, पहले भी आपको बताया जा चुका है। एम से ही हम यहां पर देखेंगे, मिथाइल के एम से ही देखेंगे, और यहां पर सब्स्टिट्यूएंट में जो उसका पहला इथाइल है उससे देखेंगे, इथाइल से देखेंगे। इधर देखिए एक ये कंपाउंड है, उसके बाद इसमें आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा, नई बात सीखने को मिलेगी। वो क्या है? काउंटिंग पहले से ये मेन चेन है 10 की, इसमें ये आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये देखिए ये तीन कार्बन है इसमें और 2 सब्स्टिट्यूएंट है। ये सिंपल है। नाम कैसे लिखा? जब नाम लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये 5वीं पोजीशन पर है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट यानी साइड चेन, तो पहले 5 आ जाएगा बाहर। फिर अभी जैसे बताया साइड चेन का नाम किस में आता है? ब्रैकेट में। ब्रैकेट स्टार्ट 1 और 2 पर ये 2 मिथाइल हैं, 1 2 डाइमिथाइल। उसके बाद ये 3 की चेन है प्रोपाइल। काउंटिंग आपको पता ही है किस कार्बन से करेंगे? जो प्रिंसिपल चेन से अटैच्ड है। तो 1 2 3, तो 1 और 2 पर 2 मिथाइल, 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि साइड चेन की नंबरिंग खत्म, उसके बाद उसकी नेमिंग खत्म। उसके बाद ये देखिए 6 पर इथाइल, जो प्रिंसिपल चेन का सब्स्टिट्यूएंट है, 6 पर इथाइल, और 6 इथाइल डीकेन, 6 इथाइल डीकेन। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर यहां पर कि सर ये इथाइल ई से शुरू होता है और आपने कहा मिथाइल, यहां पर डाई नहीं देखेंगे, हम मिथाइल देखेंगे, तो एम से, इसलिए पीछे आना चाहिए। तो ध्यान रखिए साइड चेन में ये डाई ट्राई कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन जो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कॉम्प्लेक्स नहीं है वहां पर ये डाई ट्राई कंसिडर नहीं किए जाते। तो ध्यान रखना इस बात का, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि साइड चेन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जब होता है तो वहां पर ये डाई ट्राई एटसेट्रा कंसिडर किए जाते हैं। जैसे यहां पर ये डाई से डी से देखा जाएगा, मिथाइल के एम से नहीं देखा जाएगा, और ये इथाइल तो डी पहले आता, तो इसलिए ये पहले लिखा जाएगा, ये बाद में लिखा जाएगा। ऐसे ही यहां पर आप देखें, अगर जो आपके साइड चेन है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हैं बिल्कुल एक जैसे हैं लेकिन एक से ज्यादा है, तो यहां पर फिर डाई ट्राई इस्तेमाल नहीं करेंगे। 2 हैं तो बिस, 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्राकिस एंड सो ऑन। जैसे यहां पर देखिए आप, ये 6 की चेन है, 3 पोजीशन पर ये 2 साइड चेन बिल्कुल एक जैसी है। तो पहले वही 2 पर मिथाइल है, 2 मिथाइल, 3 3, दोनों ये प्रिंसिपल चेन के तीसरी पोजीशन पर है, 3 3। अब दोनों एक जैसे हैं तो बिस, डाई नहीं बिस, ब्रैकेट शुरू। क्या है इन पे?
1 पर ये मिथाइल है, इसमें भी 1 पर मिथाइल है, तो 1 मिथाइल और ये 2 कार्बन का है इथाइल, ब्रैकेट क्लोज। और उसके बाद कितने की चेन है? 6 की हेक्सेन। तो याद रखिए, अगर साइड चेन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स एक ही नेचर के, एक से ज्यादा है, 2 है तो बिस, 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्राकिस, इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो आपने पढ़ा है एन, आइसो, सेकेंडरी, टर्शरी, ये सब कॉमन नेम में इस्तेमाल होते हैं, बट IUPAC ने इनको यूज़ करने को परमिशन दी है जब ये प्रेजेंट होते हैं एज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये एग्जांपल मैंने आपकी NCERT बुक से लिया है। तो जैसे यहाँ पर ये देखिए, ये आइसोप्रोपाइल है और ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, 10 की चेन है, तो हम कैसे नाम लिख सकते हैं? ब्यूटाइल पहले आएगा, इसलिए अल्फाबेटिकली ब्यूटाइल पहले आएगा प्रोपाइल से, तो 5 पोजीशन पर है, 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 4 आइसोप्रोपाइल डीकेन। अब हम कंपाउंड्स करते हैं जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप है। अगर एक फंक्शनल ग्रुप है तो आप आराम से नेमिंग कर सकते हैं, तो सिंपल हो जाता है। एक से ज़्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फिर हम कैसे नेमिंग करेंगे? तो ये आपका एक प्रायोरिटी ऑर्डर है कि अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप किसको मानेंगे? इन्हें सिंपल भाषा में राजा किसको मानेंगे? जिसको हम राजा मानेंगे बाकी सब क्या हो जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे। तो यहां पर ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी COOH को है, यानी इन फंक्शनल ग्रुप्स में ये अगर ये बैठा है तो समझो ये राजा है, ये किंग है, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद ये सल्फोनिक एसिड, फिर ये एस्टर, फिर एसिड हैलाइड्स, उसके बाद एमाइड्स, साइनाइड्स, एल्डिहाइड, कीटोन, OH, अमाइन, एल्कीन, एल्काइन। ये क्या है? ये तो हमेशा एज प्रीफिक्स ही आता है। ये तो अपनों को दावा करते ही नहीं कि हम किंग हैं, ये तो हमेशा एज प्रीफिक्स। और राजा होंगे तो भी प्रीफिक्स ही लिखे जाएंगे, एज प्रीफिक्स ही लिखे जाएंगे। तो देखिए, मैंने एक ये एग्जांपल लिए हैं, ये तो सिंपल एग्जांपल लिया है। 1 2 3 4 की चेन है जिसमें 2 हेलोजन है सब्स्टिट्यूएंट और 1 मिथाइल है। तो अल्फाबेटिकली ये तो किंग हो गया OH, तो जब किंग है तो ये तो एज सफिक्स आएगा और ये सब एज प्रीफिक्स आएंगे। तो क्या 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 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं? ब्रोमीन, क्लोरीन और मिथाइल। तो ब्रोमीन का क्या बन जाएगा? अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, 3 पोजीशन पर है, 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 2 पर ही मिथाइल है, 4 की चेन ब्यूटेन, E हटाकर ओल, पोजीशन क्या है? 1। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स हैं, देखिए मैंने एक ऐसा कंपाउंड लिया है जो आपको सारा क्लियर कर देगा, एकदम क्लियर कर देगा। थोड़ा सा मुश्किल लिया है। तो यहां पर ये चेन 6 की बनेगी, यही चेन बनेगी। ये इतने सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो मैं आपको तरीका बताता हूं। पहले चेन चूज करें, फिर नंबरिंग करें, और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स अगर बहुत सारे तो साइड में लिख लें। जैसे मैंने साइड में लिखा, 2 पर ब्रोमो है, 2 पर ही, अब ये OH किंग नहीं है तो ये एज प्रीफिक्स जाएगा, और प्रीफिक्स क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्सी। मैंने शुरू में आपको लिस्ट दी थी जिसमें एज प्रीफिक्स क्या होगा, एज सफिक्स क्या होगा, NCERT से लेकर के दी थी। तो NCERT की बुक में है वो, इस लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में आपको दी थी। तो अब OH क्योंकि किंग नहीं है तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया बेचारा, आगे बैठेगा, और ये अब लिखा जाएगा एज हाइड्रोक्सी। उसके बाद आपका ये 3 पर मिथाइल है, 3 पर इथाइल है, 4 पर अमीनो है, और 4 पर ही ये मिथॉक्सी है, OCH3 मिथॉक्सी। और ये 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड है। और आप जानते हैं डबल बॉन्ड कभी भी एज प्रीफिक्स नहीं आते, एज सफिक्स ही जाएंगे। तो अब इनको हमने अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल कौन आएगा? A वाला अमीनो, 4 अमीनो, काटते जाए यहां से, 4 पर अमीनो। तो उसके बाद फिर B वाला 2 ब्रोमो, हाइफन लगाना ना भूले। उसके बाद फिर E वाला 3 इथाइल। उसके बाद फिर E के बाद H वाला हाइड्रोक्सी, ये काट दें, 2 पर हाइड्रोक्सी, ये देखिए 2 पर हाइड्रोक्सी। उसके बाद मिथॉक्सी, मिथॉक्सी और मिथाइल में दोनों M से शुरू होते हैं, तो मिथॉक्सी मिथाइल में मिथॉक्सी पहले आएगा, 4 मिथॉक्सी, और 3 पर मिथाइल। क्या बचा? डबल बॉन्ड। तो ये तो एस सफिक्स जाएगा। तो अब हमें प्रिंसिपल चेन लेनी पड़ेगी। कितने की है? 6 की। हेक्स 5 और 6 के बीच में है डबल बॉन्ड,
तो स्मॉलर वन 5, 5 इन का ई हटाकर CHO है, ई हटाकर अल, 1 अल। तो ये बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हों तो हमने उसका नाम कैसे रखना है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप उसमें किंग होगा और बाकी सब के सब क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स, ये आपको मैंने सिखाया। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, थोड़ा सा आपको ध्यान करना चाहिए, इसमें कई बार कंपटीशन पे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हेन एस्टर इज द प्रिंसिपल ग्रुप इन द कंपाउंड। जैसे यहां पर देखिए आप, यहां पर फंक्शनल ग्रुप एस्टर भी है, यहां पर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल भी है, लेकिन अगर आप प्रायोरिटी ऑर्डर देखें जो अभी अभी मैंने बताया आपको, तो उसमें एस्टर की प्रायोरिटी अल्कोहल से ज्यादा है, तो ये प्रिंसिपल ग्रुप होगा। काउंटिंग हमें इधर से करनी पड़ेगी, 1 2 3 4। तो इसमें नेमिंग का तरीका आप समझिए। इसमें ये देखिए H हटाकर हमने मिथाइल लगाया है, जिसकी वजह से ये एसिड एस्टर में कन्वर्ट हुआ। तो ये जो ऑक्सीजन के ऊपर इसका अल्काइल ग्रुप लगा है, मिथाइल इथाइल कुछ भी हो, सबसे पहले इसको लिखिए विदाउट एनी नंबर, क्योंकि ये चेन का पार्ट नहीं है, चेन तो ये है, ये चेन से बाहर है। तो विदाउट एनी नंबर सबसे पहले इसको लिखिए, इसके ऊपर कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी लागू नहीं होता। अब चेन पे आ जाइए, अब ये जो चेन के सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको आपने अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। जैसे यहां पर 3 पोजीशन पर इथाइल है, पहले इथाइल आएगा। अब OH किंग नहीं है, एज सब्स्टिट्यूएंट आएगा। एज सब्स्टिट्यूएंट क्या है, हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, ई के बाद H, और H के बाद फिर M वाला आएगा 2 मिथाइल। अब 4 की चेन ब्यूटेन, एस्टर में क्या करते हैं, ई हटाकर O8, ब्यूटनो-8। तो ये आपने ख्याल करना है। उसके बाद ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको अगर आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते, कोई और उसमें चेन में बैठा है जो प्रिंसिपल ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो ये फिर चेन में काउंट नहीं होते। कैसे, ये देखिए मैंने एग्जांपल लिया है, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन भी यहां पर आपको दिखाई है, तो इसको पहले इसमें कन्वर्ट कर लें। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, जिस तरीके से इस पर हम लिख सकते हैं, तो इसको पहले इसमें कन्वर्ट कर लें इस तरीके से, फिर आपको ईजी हो जाएगा। जैसे ये यहां पर दिखाया, पहले हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, हर पॉइंट एक कार्बन है तो इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया, फिर आपको ईजी हो जाता है नाम लिखना। और इसमें अगर आपको ये ईजी लगता है तो इससे लिख लीजिए आप। तो यहां पर आप देखिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो CHO प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो ये बड़ा नाराज है, मुझे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनाओ, बट रूल परमिट नहीं करते, तो ये चेन में आने से मना कर देता है। मजाक में समझा रहा हूं आपको। तो फिर इसको चेन में कंसिडर नहीं करेंगे, चेन 1 2 3 4 इधर जाएगी, इधर नहीं मुड़ेगी, तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। 3 अब सब्स्टिट्यूएंट CHO क्या होता है, फॉर्माइल, 3 फॉर्माइल, सब्स्टिट्यूएंट्स खत्म, चेन 4 की ब्यूटेन, ई हटाकर ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, इसका भी ध्यान करें आप। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रूल जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आया कंपटीशन में, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इकट्ठे हों चेन में तो फिर कैसे करें। तो 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अपने अपने एंड से इक्वल पोजीशन पर हो, जैसे अपने एंड से ये भी फर्स्ट पर है, अपने एंड से ये भी फर्स्ट है, या अनइक्वल पोजीशन पर हो। तो इक्वल हो तो हमने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है, काउंटिंग किधर से शुरू होगी, जिधर से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, लाइक दिस लिखेंगे। अब यहां कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये देखिए इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन, ऐसे लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए। यहां पर 5 की चेन है, सब्स्टिट्यूएंट कोई है नहीं, तो सीधी चेन, पेंट, एन हटाकर पहले हमेशा डबल बॉन्ड को लिखा जाएगा, एन हटाकर इन, 1 और 2 के बीच में 1 चूज करेंगे, 1 इन, फिर ई हटाकर 4 और 5 पर ट्रिपल बॉन्ड है तो स्मॉलर 1 4, ई हटाकर 4 आइन। अब यहां पर देखिए, अगर इधर देखें, ये ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में ऊपर वाले में ये नियर द एंड है, ये फर्स्ट पोजीशन पर है, और इधर से ये सेकंड पोजीशन पर है, तो नियर द एंड कौन है, ट्रिपल बॉन्ड। काउंटिंग फिर किधर से करेंगे, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिलता है, क्यों, वो नियर द एंड है। तो यहां पर 1 2 3 4 लिखेंगे, वही कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। पेंट लिखेंगे पहले डबल बॉन्ड, कोई लिखने में पहले डबल बॉन्ड ही आएगा, पेंट, एन हटाकर इन, 3 और 4 में से 3 इन, ई हटाकर 1 वाइन, 1 पर है। अब यहां पर देखिए नियर द एंड डबल बॉन्ड है इसमें, तो यहां पर क्या होगा, हम इधर से काउंटिंग करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिल रहा है, क्योंकि वो नियर द एंड है। तो यहां पर
पेंट वही पेंट, फिर वही डबल बॉन्ड पहले लिखा जाएगा, पेंट हाइफन 1 इन 3 आयन। यहां पर आप देख रहे हैं, अगर हमारे पास ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें 2 से ज्यादा लाइक फंक्शनल ग्रुप्स हैं, यानी एक ही फंक्शनल ग्रुप 2 से ज्यादा बार है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर 3 बार है, तो फिर ये चेन में कंसिडर नहीं होगा, चेन से बाहर रखा जाएगा। देखिए 5 की चेन है तो हमने इनको काउंट नहीं किया। अगर ये 2 होते फिर काउंट होते, 3 है 2 से ज्यादा है तो काउंट नहीं होंगे, अगर ये 2 होते फिर चेन में आ जाते। तो नाम कैसे लिखे जाएंगे, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, चेन 5 की पेंटेन, क्योंकि 3 है तो ट्राई आएगा तो इसलिए कुछ भी नहीं हटेगा। पेंटेन 1 पर है, 3 पर है और 5 पर है, 135 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे यहां पर देखिए साइनाइड है 3, मैंने कहा 2 होते तो चेन में आ जाते, लेकिन क्योंकि 3 है तो चेन में नहीं आएंगे, 2 से ज्यादा। तो क्या नाम हो जाएगा, वही चेन कितने की है, 3 की, प्रोपेन 1 2 3, 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है, ट्राई कार्बोनाइट्राइल। जब चेन में नहीं आते तो इनको कार्बोनाइट्राइल कहते हैं, तो ट्राई कार्बोनाइट्राइल। एक हैलोजेंस के बारे में देखें, अगर दोनों हैलोजेंस डिफरेंट हैलोजेंस हैं तो किधर से काउंटिंग करेंगे, जिधर से जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको कम नंबर मिले। ब्रोमो अल्फाबेटिकली पहले आता है तो इस साइड से करेंगे जिधर से ब्रोमो को कम नंबर मिले, लिखेंगे वही पहले अल्फाबेटिकली, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो, 6 की चेन हेक्सेन। ये कुछ कंपाउंड्स मैंने दिए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, इनके नाम आप लिख करके कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी मदद करने की। इनमें मैंने कई जगह हाइड्रोजन्स वगैरह नहीं लगाए हैं, ये और भी कोई कमी पेशी हो तो आप पूरी कर लेना। और इन कंपाउंड्स के अलावा जो कंपाउंड्स लेक्चर के दौरान मैंने प्रैक्टिस के रूप में लिए हैं उनको भी आप अननोन कंपाउंड की तरह लेकर के उनके नाम लिखने की प्रैक्टिस करें। ये कंपाउंड्स करेंगे, वो कंपाउंड्स करेंगे, तो आई एम श्योर कि ओपन चेन कंपाउंड्स की नेमिंग में आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ कि सफलता हमेशा आपके कदम चूमे। आई विश यू ऑल द बेस्ट।